वो रात भी बाकी रातों जैसी ही लग रही थी, कम से कम उस वक्त तक जब मैंने खिड़की बंद की और बेड की तरफ पलटा। कमरे में वही हल्की सी नमी थी, पंखा चल रहा था और बाहर गली में किसी के कह कहे की आवाज आकर फौरन ही खत्म हो गई। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर बाद में आदमी इन्हीं लम्हों में पनाह ढूंढता है। मेरी जिंदगी उस वक्त एक सीधी लकीर की तरह थी, एक ऐसी लकीर जिसके दोनों तरफ खामोशी थी और बीच में मैं। अम्मी दिन में 3 बार चाय बनाते, अब्बा का अखबार हमेशा फोल्ड किया हुआ होता था और मेरी बहन नाजिया ने कभी रात के खाने में गोश्त नहीं छोड़ा था। घर में सब कुछ ठीक था, शायद इसीलिए कुछ भी ठीक नहीं था। सुना, उस वक्त मेरी जिंदगी में एक किरदार से ज्यादा एक सवाल थी। वो अब्बा के दोस्त की बेटी थी और कुछ ही दिन पहले हमारे मोहल्ले में आई थी। अम्मा ने जब पहली बार उसका नाम लिया तो जैसे कुछ बदल गया हो। सुना, बहुत साबिर बच्ची है, अम्मा ने कहा था। साबिर? मुझे ये लफ्ज हमेशा खतरनाक लगा है। जो लोग ज्यादा सब्र करते हैं उनके अंदर अक्सर कुछ ऐसा दफन होता है जो बाहर नहीं आता। सुना को मैंने पहली बार हमारी छत पर देखा था, हाथ में चाय का कप, बाल खुले हुए और नजरें कहीं दूर लगी हुई। मैं उस लम्हे कुछ बोल नहीं पाया। उसकी तरफ देखना ऐसा था जैसे आईने में अपना वो चेहरा देख लेना जो मैं हमेशा छुपाता आया हूँ, उलझा हुआ, खाली और खामोश। उसकी मौजूदगी मेरे अंदर कुछ खोलती जा रही थी, मगर मैं उसे समझने से डरता था। शायद क्योंकि मैं खुद को समझने से भी डरता था। घर में हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर कुछ नजरों में हमेशा शक था। अब्बा कभी सुना से नजरें नहीं मिलाते थे। अम्मा उससे ज्यादा पूछती थी जितना एक मेहमान को पूछा जाता है। और नाजिया, वो हमेशा किसी बात पर सुना से खफा लगती थी, जैसे वो उसकी जगह ले रही हो। और उन सब के बीच मैं था, दरमियान में फंसे हुए खामोश लोगों जैसा। जो उसी रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान, कोई सच, कोई ऐसी चीज जो हमें अंदर से तोड़ देगी। मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं हमेशा की तरह बस देखता रहा, सुनता रहा और इंतजार करता रहा। हम सब मामूल की जिंदगी जीते थे, मगर उस मामूल के अंदर एक दीमक थी जो खामोशी से सब कुछ चाट रही थी। और मैं उस दीमक की आवाज सुनता था हर रात, मगर फिर भी कुछ बोलता नहीं था। कभी कभी आदमी को किसी की खामोशी चीखों से ज्यादा सुनाई देती है। बस शर्त यह है कि वो खुद भी अंदर से टूटा हुआ हो। सुना की आंखें पिछले कुछ दिनों में बदल गई थीं। वो पहले भी बहुत कम बोलती थी, लेकिन अब उसकी खामोशी जैसे किसी सजा की तरह लगने लगी थी। उसकी हंसी गायब हो गई थी और अक्सर रात को उसके कमरे की लाइट देर तक जलती रहती थी, जैसे कोई नींद से भाग रहा हो। एक दिन मैंने सुना को सीढ़ियों पर बैठे देखा। वो हाथ में फोन लिए किसी से बात कर रही थी, मगर आवाज धीमी और घबराहट भरी थी, जैसे किसी को यकीन दिला रही हो या शायद खुद को समझा रही हो। जब उसने मुझे देखा तो फौरन फोन बंद कर दिया। उसकी नजरें एक पल को मुझ पर ठहरें, फिर नीचे झुक गईं। वो शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर सिर्फ इतना बोली, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, और फिर उठकर चली गई। मैं कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन दिल के अंदर एक खौफ बैठ गया था, एक अनजाना सा डर। अम्मी भी अब कुछ ज्यादा मोहतात हो गई थीं। सुना के कमरे में बगैर दस्तक दिए नहीं जाती। एक बार मैं गलती से उसका दरवाजा खोलने ही वाला था कि अम्मी ने सख्ती से रोक दिया। बेटी है, पर्दा रखना चाहिए। उनके लहजे में कुछ ऐसा था जैसे सिर्फ पर्दे की बात नहीं हो रही थी। और फिर वो शाम आई। नाजिया जोर जोर से रो रही थी। सुना उसके सामने चुपचाप खड़ी थी, चेहरे पर वही बेतासिर तासुर
जैसे अंदर कुछ मर चुका हो। नाजिया बार बार दोहरा रही थी, मेरे कपड़े क्यों निकाले उस। कभी कभी हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमें लगता है जो हमें तकलीफ दे रहा है वही हमारी पनाह है, उसने मुझे देखे बगैर कहा। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो पलटा, नीचे चली गई और मैं रात भर उसी छत पर बैठा रहा, खाली आसमान को देखते हुए। चंद दिन बाद अब्बा ने मुझे कहा, सिना की निस्बत पक्की कर रहे हैं। मैंने चूं कर उनकी तरफ देखा, किससे? अब्बा ने नजरें चराईं। वही पुराने जानने वालों का बेटा है, दीनदार है, खानदान अच्छा है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने सिना से बात करने की कोशिश की। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ फैसले हमारे लिए किए जाते हैं, हम बस उन पर खामोश रहते हैं ताकि शोर ना हो। उसकी आंखों में शिकस्त थी, वही शिकस्त जो मैं हर रात आईने में देखता था। फिर एक दिन सिना गायब हो गई। उसका फोन बंद, कपड़े गायब और दरवाजा अंदर से बंद, मगर कंडी कटी हुई। हम सब हका भका रह गए। अब्बा ने पुलिस बुलाने की बात की, अम्मा बेहोश हो गईं और नाजिया की आंखों में एक अजब खौफ था, जैसे वो कुछ जानती हो मगर बोल नहीं सकती। 2 दिन बाद सिना वापस आई, चुप, थकी हुई, और उसके हाथ पर जलने का निशान था। उसने कुछ नहीं बताया, बस कहा, मैं गलत नहीं थी, मगर कोई माने या ना माने, अब फर्क नहीं पड़ता। मैं उस दिन रो दिया, पहली बार, उसके सामने। उस रात सारी गली में बिजली गई हुई थी और हमारे घर में सिर्फ वही पुराना दिया जल रहा था, जो अम्मा हमेशा किचन की खिड़की के पास रखती थी। मैं छत पर था, मगर दिल सिना के कमरे के गद चक्कर लगा रहा था, जैसे कोई साया अंदर झांकना चाहता हो। दिल में कुछ चल रहा था, कोई बेनाम सा इस्तराब, जैसे हर सांस किसी अंधेरे का इशारा दे रही हो। सिना पिछले 3 दिन से बिल्कुल खामोश थी, ना किसी से बात, ना खाना, ना किसी नजर से नजरें मिलाएं। अम्मा ने उसके कमरे के दरवाजे पर कई बार दस्तक दी थी। कुछ नहीं, एक चीज जो नींद से बेहतर है। मैं उठ खड़ा हुआ। सुना, नहीं, प्लीज प्लीज खुदा के लिए। लेकिन उसने कुछ सुना नहीं। एक घोंट, फिर दूसरा। मेरी चीख निकलने को थी। मैं उसकी तरफ लपका, मगर वो पीछे हट गई। मुझे आजाद हो लेने दो, कम से कम एक बार, अपनी मर्जी से। कमरा जैसे एकदम घूमने लगा। मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं उसे थामना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सकून था, ऐसा सकून जो सिर्फ कब्रों में होता है। मैंने उसे बाहों में लिया। वो हल्की हल्की कपकपा रही थी, उसकी सांसें आहिस्ता हो रही थीं। मेरी चीख गले में अटक गई। सुना, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। बस, मुझे याद मत करना। उसकी आवाज जैसे किसी गहराई से आ रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। नाजिया या अम्मा? मैंने मुड़कर देखा, मगर अंधेरा ही अंधेरा था। जब दोबारा उसकी तरफ पलटा तो उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। चेहरा सफेद, जैसे चांदनी में ढल गया हो। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। मैंने उसे जमीन पर लिटाया, चीखना चाहा, मगर आवाज न निकली। एक लम्हे को सब कुछ साकित हो गया। फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ शीशा टूटा हो, और उस आवाज के साथ ही मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मुझे याद नहीं उस रात कितनी देर तक मैं सुना के पास बैठा रहा। उसकी सांसें कब बंद हुईं, हाथ कब ठंडे हुए, और मेरे अंदर का शोर कब खामोश हो गया। कुछ याद नहीं। बस इतना याद है
کہ اماں کی چیخ نے سب کچھ توڑ دیا، جیسے کسی نے کسی خواب کا آخری پردہ بھی چاک کر دیا ہو۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اماں نے سنا کو جھنجھوڑا بار بار جیسے وہ واپس آ جائے گی۔ ابا نے پولیس کو فون کیا۔ نازیہ خاموش کونے میں بیٹھی رہی، نظریں جھکائے جیسے پہلے